बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है पैराडाइम्स। और पैराडाइम इनफैक्ट हम कहते हैं किसी पैटर्न को, किसी काम के करने के तरीके को। अगर मैं आपको इसकी एक आसान मिसाल देना चाहूँ तो वो यूँ है कि जो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की एक पैराडाइम है, उसमें हमारा एक अलग पैटर्न है, एक अलग तरीक़ाकार है प्रोग्रामिंग करने का। और अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की बात करूं तो ये एक अलग पैटर्न है, अलग तरीका है काम करने का, कोडिंग करने का। तो लिहाजा पैराडाइम्स हम देखते हैं कि जूँ जूँ कंप्यूटर बना और आगे चलता रहा तो वो कंप्यूटर आहिस्ता आहिस्ता नई नई पैराडाइम्स इंट्रोड्यूस करवाता रहा, हमें नई पैराडाइम्स दिखाता रहा और यूज़र्स उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते रहे। तो पहला जो सा कंसर्न है हम ज़रा देख लें कि हमें जब कंप्यूटर्स बने तो हमें क्या चीज़ ज़रूरत थी, हम क्या चाहते थे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा हाउ कैन एन इंटरेक्टिव सिस्टम बी डेवलप टू इंश्योर इट्स यूजेबिलिटी। जो भी हम सिस्टम बना रहे हैं, जो भी हम हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, हम कोई भी एक ऐसा सोल्यूशन दे रहे हैं, तो कैसे इंश्योर करें कि यूज़र उसको यूज़ करेगा, दैट विल बी यूजेबल। जो हमने तीन टर्म्स पढ़ी थी, यूज वर्ड्स पढ़े थे, तो उसमें से एक था यूजेबिलिटी। और दूसरा कंसर्न ये था कि कैसे हम ये डिमॉन्स्ट्रेट करें, मैयर करें कि ये सिस्टम जो है ये यूजेबल है, यानी लोग इसको इस्तेमाल करेंगे या कर रहे हैं। तो ये दो कंसर्न्स थे। तो इसके लिए उसने हमें जवाब दिया कि हमारे पास पैराडाइम्स फॉर यूजेबिलिटी है, यानी हमारे पास ऐसे इंटरेक्टिव टेक्निक्स हैं, ऐसे सक्सेसफुल सिस्टम्स हम बनाते हैं जो कि हम कहते हैं कि ये एक पैराडाइम के तौर पे काम करेंगे। जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि जो सी लैंग्वेज थी वो एक पैराडाइम थी जिसको इस्तेमाल करते हुए यूज़र्स ने और चीज़ें बनाई। इसी तरह से सी प्लस प्लस एक और पैराडाइम है जिसमें काम करते हैं। मोबाइल डेवलपमेंट एक और अलग पैराडाइम है जिसके ज़रिए से यूज़र और सिस्टम्स बनाते हैं। बाज़ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो सिस्टम्स तो नहीं बनाते लेकिन वो सर्विस देते हैं, हमें कोई काम करने देते हैं। तो लिहाजा वो कहता है कि पैराडाइम फॉर यूजेबिलिटी क्या है कि हमारे पास सक्सेसफुल इंटरेक्टिव टेक्निक्स हैं मुख्तलिफ, उनकी एग्जांपल्स, और सक्सेसफुल इंटरेक्टिव सिस्टम्स आर कॉमनली believed to enhance usability and serves as paradigm for the development of future products। यानी अगर आपको एक आज के दौर में कहा जाए कि अब आपके पास डिफरेंट टूल किट्स हैं, आपके पास डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं, विजुअल स्टूडियो फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूँ आपको, तो ये एक आपकी इन्वायरमेंट है, ये एक पैराडाइम है जो आपको और सॉफ्टवेयर्स बनाने में मदद देती है। फिर उसके बाद वो कहता है कि हम और क्या देखते हैं, अप्रोच क्या होती है, प्रिंसिपल्स फॉर यूजेबिलिटी। कहता है कि ये कुछ ऐसी थियोरेटिकली ड्रिवन हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं जो कि रिलेट करते हैं साइकोलॉजी से, कंप्यूटेशन से, सोशल नॉलेज से। क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि एससीआई जो है ये इनफैक्ट हमें डील करवाती है मल्टीपल फील्ड्स के साथ। तो वही वाली बात अब वो यहाँ पर करता है कि प्रिंसिपल्स फॉर यूजेबिलिटी है। अगर अब हम देखना शुरू करें कि कौन कौन सी पैराडाइम्स आती रहीं वक्त गुजरने के साथ, तो ये शुरू करता है टाइम शेयरिंग के साथ। ये कहते हैं शुरू में ये था कि हमारे पास जो कंप्यूटर्स थे वो अकेले थे, यानी एक सिस्टम है और आपके पास सारे यूज़र्स ने उसी एक सिस्टम से काम लेना है। तो होता क्या था कि नॉर्मली जैसे हमने बात की थी बैच प्रोसेसिंग होती थी। एक यूज़र अपने तमाम कामों को पंच कार्ड के ज़रिए, यानी वो कार्ड्स में कमांड्स को ऐसा पैटर्न पंच हुआ हुआ होता था कि वो अपने कार्ड्स ले जाके ऑपरेटर को दे देता था। इसी तरह कोई और डेवलपर अपने कार्ड्स, तो पूरा पूरा बैच ऑफ कमांड्स जो था ना वो चलता था, कागज़ के ऊपर प्रिंट आउट्स निकलते थे और वहाँ पर आपको वो चीज़ें मिला करती थी। ये पुरानी बात कर रहे हैं प्रीवियस की। लेकिन अब क्या हुआ, 1940 और 50 में जब टेक्नोलॉजी बढ़ना शुरू हुई, कंप्यूटिंग पावर बढ़नी शुरू हुई, तो डेफिनेटली सोचा गया कि इस कंप्यूटिंग पावर का क्या फ़ायदा उठाया जाए, यूज़र को इसका क्या फ़ायदा हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि बजाय इसके कि तमाम लोग ला के अपना काम एक शख्स को दें और वो करे, हम ये करते हैं कि एक कंप्यूटर रखते हैं और बाकी लोगों को उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं थ्रू डम टर्मिनल्स। तो डम टर्मिनल्स क्या होंगे, जिनके अपने पास प्रोसेस करने की पावर नहीं होगी, लेकिन यहाँ से मैं कनेक्ट कर सकूँगा एक सिस्टम के साथ जो टाइम शेयरिंग की बुनियाद पे टाइम के स्लाइस बनाएगा। कुछ टाइम मुझे देगा, कुछ दूसरे यूज़र को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, लेकिन हमें लग ये रहा होगा कि हम कॉन्टीन्यूसली सारे एक साथ काम कर रहे हैं। तो देखिए भी उसने क्या बोला,
सिंगल कंप्यूटर सपोर्टिंग मल्टीपल यूज़र्स। कंप्यूटर एक ही था, उसकी पावर बढ़ गई थी, लिहाजा हमने उसको जब जोड़ा डम टर्मिनल्स के साथ तो हम अब अपनी अपनी कमांड्स भेज सकते थे। हम उसको जब अपने सारा काम भेजते थे, अपनी कमांड्स भेजते थे, तो हमें प्रिंट आउट मिल जाता था। और कहते हैं क्योंकि अब इंसान कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा था अपने डम टर्मिनल के थ्रू डायरेक्टली, वो ऑपरेटर जो मशीन को ऑपरेट करता था, कार्ड रीडर्स को ऑपरेट करवाता था, पंच कार्ड रीडर्स को, वो बीच में से अब निकल गया है। हर यूज़र अपना काम कर रहा है। तो कहते हैं इस जगह से शुरू हुई एक ऐसी पैराडाइम जो कि रियल ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन था। यानी एक शख्स अपने कंप्यूटर पे बैठ के कमांड्स लिखता था, वो भेजता था, जवाब निकलता था, प्रिंट आउट की फॉर्म में आता था। ऑल्दो ये भी आपको पता चलेगा कि उस ज़माने में क्यों मैं बार बार कागज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी कोई एलसीडीज़, कोई मॉनिटर्स नहीं थे। तो देखिए ये एक पैराडाइम हमें मिली जिसमें हमें एक नई चीज़ ये नज़र आई कि अब यूज़र्स एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और वो अपना काम कर सकते हैं। और सिंगल कंप्यूटर जो होगा मल्टीपल यूज़र्स को हेल्प करता था। अब ज़रा देखते हैं उसके बाद उन्होंने कहा कि एक ज़रूरत महसूस की गई कि इंस्टेड ऑफ दिस कि जब भी कोई कंप्यूटेशन करनी हो तो आप पूरी कमांड्स दें और फिर आपको एक प्रिंट आउट निकले, तो उन्होंने कहा देयर वाज अ नीड टू व्यू द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन वीडियो डिस्प्ले यूनिट इंस्टेड ऑफ प्रिंट आउट्स। उसने कहा हुआ क्या कि ये सोचा गया कि बजाय इसके कि हर दफ़ा प्रिंट निकले, हम क्यों ना ऐसा करें कि एक आइडिया सोचा जाए कि टीवी की तरह का एक बॉक्स हो जिसके अंदर हम अपने डेटा को देख सकें, हम उसको मैनिपुलेट कर सकें, हम उस डेटा को चेंज कर सकें। तो उसने कहा कि 1962 में एक आइडिया आया स्केच पैड का। स्केच पैड क्या था? ये कौन ये एक आप कह लें कि प्रोडक्ट थी जिसका कॉन्सेप्ट ये था कि हम इस बॉक्स में डेटा को दिखाएंगे और यूज़र अपनी कमांड्स को देख सकेगा, रिजल्ट्स को देख सकेगा, डेटा को जो भी डेटा वो दे रहा है उसको चेंज कर सकेगा। तो ये स्केच पैड जो प्रोजेक्ट था इसने हमें हेल्प आउट करना शुरू किया कि हम वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स के ऊपर अब डेटा को, रिजल्ट्स को देखने के काबिल हो गए। अब हमें हर दफ़ा एक प्रिंट आउट नहीं चाहिए होता था। तो लिहाजा कहता है कि इस एक चीज़ से, इस एक पैराडाइम शिफ्ट से जो हम कागज़ों से, प्रिंट आउट से निकल कर निकले और हमने अब टीवी नुमा एक मॉनिटर के ऊपर इसको देखना शुरू किया, तो उसने कहा हमें इससे दो आइडियाज़ मिले। एक तो ये कि कंप्यूटर्स जो हैं वो डेटा को विजुअलाइज करने, मैनिपुलेट करने यानी चेंज करने, मॉडिफाई करने, डिलीट करने, इंसर्ट करने के काम आ सकता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि एक आइडिया ये मिला कि अगर एक बंदा कुछ सही कंट्रीब्यूट करे, उसकी रिसर्च वाकई कोई सही हो, क्योंकि ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, तो क्या हो सकता है आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग को चेंज कर सकते हैं, पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट लेकर आ सकते हैं। तो लिहाजा ये हमें पता चला कि 1962 में, अभी हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे पास 1940-50 में हमने एक टाइम शेयरिंग सिस्टम की तरफ गए, एक पैराडाइम की तरफ गए। और अब हमने क्या किया, हमने कहा कि हमें वीडियोज़ मिले जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट अपना डेटा को देख सकें, आउटपुट को देख सकें। तो ये भी एक पैराडाइम शिफ्ट था। इंटरेक्शन बेहतर होना शुरू हुआ, डेटा नज़र आना शुरू हुआ, तो पता चला कि ये पैराडाइम भी यूजेबल हो गई, ज़्यादा लोगों के लिए आसान हो गई और लोग उसको यूज़ करने लगे। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट आया, ये भी 1963 या 64 का है, इसको भी आप देखें, प्रोग्रामिंग टूल किट्स। उन्होंने कहा कि अब क्योंकि नज़र आना शुरू हुआ कि लोगों ने इसको यूज़ करना है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब भी एक सिस्टम डेवलप करे तो उसके लिए यूज़र्स को कोई ऐसी आसानी दी जाए, उन्हें कोई ऐसे टूल्स दिए जाएं, छोटे छोटे से कंपोनेंट्स बना कर दिए जाएं जिनको इस्तेमाल करते हुए वो यूज़र या प्रोग्रामर और कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना सके। अगर आजकल भी आप देखें तो टूल किट का कॉन्सेप्ट आपको बड़ा मज़े का समझ में आता है कि आपको मुख्तलिफ़ टूल्स दे दिए जाते हैं और आप उन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी बड़ी प्रोडक्ट, बड़ा सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग टूल किट्स की एक पैराडाइम आई ताकि प्रोग्रामर्स को सहूलत दी जाए, वो लोग प्रोग्रामिंग को आसानी से कर सकें। तो कहता है उसके लिए क्या हुआ, नंबर वन तो ये हो गया कि टूल किट्स में राइट टूल किट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर आपने एक ऐसी प्रोडक्ट बनानी है जो आपके पास ABC टूल किट्स मौजूद हैं, तो अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक सिलेक्ट करते हैं कि आप कौन सी टूल किट लेंगे। मैं आपको आज के दौर की 1964 के बजाय अगर आज की टूल किट्स की आपको मिसाल दूं
और मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक वेबसाइट बनानी है और मैं उसको सी लैंग्वेज में बनाऊँगा, तो आप हंस पड़ेंगे कि सर आप क्या कर रहे हैं, तो आप बहुत ही गलत बात कर रहे हैं, आपका तो टूल ही सही नहीं, जिस टूल में आप प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं ये बहुत हेल्पफुल नहीं है, ये वेब के लिए नहीं बनी सर, ये टूल, ये लैंग्वेज नहीं है उसके लिए। तो फिर हम कहेंगे चलें जी ASP.NET पे जाते हैं, किसी और लैंग्वेज पे चले जाते हैं, तो हम उसमें काम कर लेंगे। तो अब ज़रा गौर कीजिए, पहली चीज़ है राइट टूल किट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फिर है इसमें किया क्या गया था, दे डिवेलप द सेट ऑफ टूल्स नीडेड टू बिल्ड मोर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्टिव सिस्टम्स। उन्होंने एक ऐसी चीज़ बनाई जिसके अंदर उन्होंने छोटे टूल्स रख दिए, छोटे कंपोनेंट्स रख दिए। अब होता क्या था कि उन कंपोनेंट्स की मदद से कॉम्प्लेक्स सिस्टम उनको जोड़ के उनको इस्तेमाल करके बनाए जा सकते थे। तो वो कहते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम टू रीबिल्ड अ मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। सो जो टूल किट थी, ये बिल्डिंग कंपोनेंट्स थे एक सिस्टम की, और उनको इस्तेमाल करके हम और अच्छे सिस्टम्स बना सकते थे। अगर आज मैं आपको आज के ज़माने में, यानी तकरीबन कह रहे 60 साल बाद बात कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आता है कि आज जो आपके पास टूल किट्स हैं, विजुअल स्टूडियो है, आपके पास जावा टूल किट्स हैं, आप फ़ौरन एक बात करते हैं कि सर वाकई में ये एक टूल किट फ़लाँ काम के लिए अच्छी है, ये फ़लाँ के लिए अच्छी है, और इसके अंदर किसी देखो एक एक इन्वायरमेंट में आपको लाइब्रेरीज़ मिल रही होती हैं, APIs मिल रही होती हैं, आप उनको रीयूज़ करते हो और उनको इस्तेमाल करते हुए एक और अच्छा सिस्टम बनाते हो, किसी और काम का सिस्टम बनाते हो, राइट। सो अब देखो क्या कहते हैं, द राइट प्रोग्रामिंग टूल किट प्रोवाइड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स टू प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स इंटरेक्टिव सिस्टम। अगर आपने सही प्रोग्रामिंग टूल किट यूज़ की है तो ये आपको वो टूल्स देगी जो आपके उस सिस्टम के बनने में इस्तेमाल होंगे। अब देखिए, वो कहते हैं 1970 और इसके ऑनवर्ड हमारे पास एक और पैराडाइम आई। इससे पहले हम बार बार ये कह रहे हैं कि प्रोग्रामर्स थे, स्पेशल लोग थे जो कि प्रोग्रामिंग करते थे, हर बंदे की पहुंच में नहीं था। लेकिन 1970 में एक कॉन्सेप्ट आया कि इसको कमर्शलाइज कर दिया जाए, और उस ज़माने में हमारे पास शायद ये 80 के बाद हमने देखे, लेकिन बाहरी 70s के उसमें चल रहे थे, तो ये फिर कमर्शलाइज किए गए, आम लोगों तक इसको पहुंचाया गया, और इसीलिए इसका नाम पर्सनल कंप्यूटिंग रखा गया। पैराडाइम शिफ्ट हो चुकी है, तब्दील हो गई है। अब कोई भी यूज़र अपना काम कर सकता है, अपनी प्रोग्रामिंग खुद कर सकता है, कोई टूल यूज़ कर सकता है, कोई ऑफिस का काम कर सकता है। तो ज़रा सोचिए इसको क्या कहता है कि 1970 में पर्सनल कंप्यूटर्स आने शुरू हो गए, लोगों के घरों और दफ्तरों तक पहुंचने लगे। नॉविस यूज़र्स थे, नए यूज़र्स थे जो कि बहुत कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते थे। इसीलिए उसने मिसाल दी कि शुरू में आसान लैंग्वेजेस और कॉन्सेप्ट्स दिए गए ताकि लोग उसको सीखें। मुझे आज भी याद है कि यूज़र मैनुअल्स और मैगज़ीन्स होते थे जो कि कंप्यूटर्स के साथ आते थे। हम उसको बहुत छोटे छोटे थे, हम गेम्स ही खेल सकते थे उस ज़माने में तो, लेकिन जो हमारे बड़े कज़न्स थे वो उन मैगज़ीन से, उन यूज़र मैनुअल से, उन टूल किट मैनुअल से देख देख के छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स बनाया करते थे। तो उसने एक मिसाल जो दी हुई है आपकी बुक में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लोगो की, उसने कहा बच्चों को समझाने के लिए और उनको सिखाने के लिए कि काम कैसे होता है, एक लैंग्वेज बनाई गई ताकि उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर्स नहीं चाहिए थे। एक इमेज देना था, एक मेटाफर का कॉन्सेप्ट उन्होंने लिया, उन्होंने एक टर्टल बनाया और उन्होंने शो ये किया कि जो टर्टल की दुम है ये ज़मीन पे जैसे लिख रही है, अगर आप इसको मूव करेंगे लेफ़्ट राइट टॉप डाउन कुछ भी, तो ये एक लाइन खींचेगी। तो उन्होंने अब ये फील करवाया कि बच्चा जब उसको बोलता है मूव फॉरवर्ड, मैं अंग्रेज़ी में सिंपल बताना चाहता हूँ, तो वो टर्टल एक स्टेप आगे जाता था। मूव लेफ़्ट तो वो लेफ़्ट मुड़ता था, मूव लेफ़्ट तो फिर लेफ़्ट मुड़ता था। अब देखो इस तरीके से वो डिफरेंट ज्योमेट्रिक जो 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 शेप्स थी ना, यानी जो हमारे पास सर्कल, जो हमारे पास ये रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, वो ये बच्चे ये बनाना सीखते थे। तो इसमें कुछ भी नहीं था, जो जो वो टर्टल को मूव, वो फील ये करते थे कि हम टर्टल के अंदर हैं, और वो वाली कमांड उसको टाइप करते थे कि मूव फॉरवर्ड, टर्न राइट, मूव फॉरवर्ड, टर्न राइट, मूव फॉरवर्ड, टर्न राइट, मूव फॉरवर्ड, स्टॉप। तो क्या हुआ, एक स्क्वायर बन गया या एक रेक्टेंगल बन गई, जो जितनी दफ़ा आपने उसको फॉरवर्ड करवाया। तो ये एक मज़े का सिस्टम था जिसने लोगों को एहसास दिलाया कि प्रोग्रामिंग हो सकती है। और फिर क्या हुआ, ईज़ियर टू यूज़ द सिस्टम। पर पीसीज जब बनाए गए तो कोशिश ये की गई कि इसको आसान बनाया जाए। पहले हम बातें करते थे लो लेवल प्रोग्रामिंग की, असेंबली लैंग्वेजेस की, लेकिन नहीं, वो हर आदमी नहीं कर सकता।
तो लिहाजा जब पीसीज आए तो ऐसे टूल्स, ऐसी एप्लीकेशन साथ लाई गई, ऐसे गेम्स भी लाए गए जो लोगों के लिए इस्तेमाल करने आसान थे। अब देखिए 95 के इर्द गिर्द की अगर बात करें तो हमें विंडोज़ 95 का नाम आता है, लेकिन उससे पहले विंडोज़ 3.11 आई थी। यानी जो विंडोज़ जिसकी बुनियाद पे खड़ी है वो विंडोज़ 3.11 थी, जिसने एक कॉन्सेप्ट दिया। उससे पहले हम डॉस यूज़ करते थे, ठीक है, यूनिक्स था, डॉस था, यानी कमांड लाइन थे। लेकिन ये क्या पैराडाइम आई, इसने फ़ौरन तब्दीली की और इसने हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का कॉन्सेप्ट दिया। और जो सबसे अहम चीज़ की, मल्टीटास्किंग की। इसने किया ये कि डॉस में हम एक कमांड दे के चुपचाप बैठ जाया करते थे, कॉपी की कमांड दी, अब बैठे हुए हैं, हम कोई और टास्क शुरू नहीं कर सकते थे, कोई और काम शुरू नहीं कर सकते थे। लेकिन विंडोज़ ने हमें कॉन्सेप्ट दिया कि आप एक विंडो खोलें, उसके अंदर आप कोई चीज़ कॉपी पे लगाएं, फिर आप एक और विंडो खोलें, उसके अंदर आप अपनी टाइपिंग शुरू कर दें, आप एक और विंडो खोलें, उसमें कोई और काम पे लगा दें, तो आपका कंप्यूटर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैरेलल प्रोसेसिंग का ज़रा ख्याल रखिएगा, पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए आपको एक से ज़्यादा प्रोसेसर चाहिए होते हैं, तब पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। लेकिन 95 में जो हमारे आम पीसीज थे वो सब हमारे पास सिंगल प्रोसेसर होते थे, तो लिहाजा पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं थी, लेकिन मल्टीटास्किंग थी। कई काम टाइम डिवाइड होता था, स्लाइस होता था, और हर बंदे को, हर विंडो को एक टाइम मिलता था। तो हमें लगता था तीनों काम एक साथ हो रहे हैं, इन पैरेलल हो रहे हैं, लेकिन एक वक्त में एक जॉब या एक टास्क एक्टिव होती थी। तो जो विम्प इंटरफेसेस हैं, ये भी एक नई पैराडाइम थी। कमांड रटने के बजाय, कमांड याद करने के बजाय, डॉस की या यूनिक्स की या लिनक्स की, हम लोग क्या करते थे, सिर्फ अब ऑब्जेक्ट्स को देखा करते थे। तो अब आप ये देखिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आया विंडोज़ का। तो विंडोज़ ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया कि हर विंडो एक अलग वर्चुअल कंप्यूटर की फीलिंग देगा। एक में जनाब आपका कोई, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कॉपिंग हो रही होगी, एक में टाइपिंग हो रही होगी, एक में शायद आपने कैलकुलेटर भी खोला हुआ होगा साथ में। तो हर विंडो एक अलग वर्चुअल सिस्टम का इमेज या इम्प्रेशन देते थे। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम लोगों ने मल्टीपल टास्क को देखना शुरू किया कि एक ही कंप्यूटर पे मल्टीपल टास्क चल रही थी। और एक और क्या अच्छाई आई, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब हमें कमांड्स रटने के बजाय हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि हम GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स देखते थे। कहीं आइकॉन है, कहीं पे मेन्यू है, कहीं पे कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो हम लोग उसके ज़रिए से ज़्यादा बेहतर इंटरेक्ट करने लग गए। अब हर बंदा जो कंप्यूटर यूज़ करना चाहता था और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी जानता था, या बहुत एक्टिव प्रोग्रामर या कोई यूज़र नहीं भी होता था, तो वो भी टाइपिंग के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए, उसके लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करना आसान हो गया। अगर हम मेटाफर की बात करें तो उन्होंने कहा कि एक और चीज़ जो इस पैराडाइम में आई और वो हमें कई जगहों पर नज़र आती है, इसने जानकर एक जुमला बोला था कि अगर आप नोट करेंगे तो आपको ये पैराडाइम ओवरलैप करती हुई नज़र आएंगी, यानी ये एक दूसरे में भी शामिल होगी या पहली वाली किसी और में भी होगी। तो देखिए बड़े मज़े की बात है, ये कहता है कि मेटाफर होता क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। कि एक ऐसी चीज़ जो कि रियल लाइफ में हो और हम कंप्यूटर के लिए, या अगर किसी और साइंटिफिक फिनोमिना में बात करेंगे तो कुछ और डेफिनेशन होगी, यहाँ के लिए आसान ये है कि अगर मैं एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को लूँ और मैं उसको किसी ऐसे तरीके से अपनी GUI में इस्तेमाल कर लूँ कि यूज़र उसको देखते ही समझ जाए कि इसका मीनिंग क्या है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको रिसाइकिल बिन का मिसाल दूँ, तो रिसाइकिल बिन एक मेटाफर है। वो कैसा मेटाफर है सर, ये है आपके डस्टबिन का, जिसमें आप कूड़ा फेंकते हैं, ट्रैश फेंकते हैं। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, जो डॉक्यूमेंट, जो फाइल, जो इमेज हमें नहीं चाहिए होता, हम डिलीट करते हैं और वो जाके उस डस्टबिन, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन, उसमें जाके गिर जाता है। तो लिहाजा देखिए क्या चीज़, आइटम सिमिलर टू रियल लाइफ, इसने और यूजेबिलिटी बढ़ा दी, लोगों को और बेहतर समझ में आना शुरू हो गया। तो कहते हैं इसका फ़ायदा क्या हुआ, ईजी टू टीच एंड लर्न। इसका बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि लोग अब देखते ही समझ जाते थे कि अच्छा जनाब ये कट का निशान है, सिजर बनी हुई है, ये कॉपी का निशान है। उसने एक बहुत अच्छी मिसाल दी है मेटाफर की बुक में, उसको आप देखिएगा भी। उसने फोल्डर की मिसाल दी।
उसने कहा जिस तरह एक फ़ोल्डर में आप बहुत सारी फाइल्स लगा सकते हैं, तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट विंडोज़ ने अपनाया। उसने अपने अंदर मेटाफर्स कर रखा, और अब जो मेटाफर वो दिखा रहा है हमें फ़ोल्डर की, तो वही कॉन्सेप्ट है कि एक फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स हो सकती हैं, और एक फ़ोल्डर, बड़े फ़ोल्डर के अंदर छोटे फ़ोल्डर्स या छोटी पार्टीशंस हो सकती हैं। तो फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। तो लिहाजा उसने कहा कि ये मज़ेदार है, और ये मेटाफर्स इंसान को समझने में आसानी देते हैं। उसने जो हमने भी एग्जांपल्स देखी, अब देखिए डेंजर ऑफ मेटाफर क्या है, ये उसने बड़े मज़े के एग्जांपल से समझाया था। ये आपकी रीडिंग असाइनमेंट थी, लेकिन अब मैं आपको इसको बता भी देता हूँ ताकि आपके जहन में याद रहे ये। देखिए, जब कंप्यूटर को बनाया गया तो हमने, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों को इधर लेकर आना था जो टाइपराइटर्स यूज़ कर रहे थे, यानी जो काम वो कर रहे थे वो टाइपराइटर वाले लोग भी थे। अब उसके लिए जो कंप्यूटर पे डेटा एंट्री का हमें ऑप्शन मिला वो यही था कि जो टाइपराइटर का कीबोर्ड है या जो उसका कीबोर्ड एरिया है, अगर उसी को हम ट्रांसफॉर्म करें, तो अगर आज आप नोट करें जो आपका कीबोर्ड है ये दरअसल मेटाफर है आपके उस टाइपराइटर मशीन का जो पहले पास्ट में, यानी टाइपिंग के लिए यूज़ होती थी। तो कहता है कि एक बेहतरीन मेटाफर हमें मिला, लेकिन साथ ही वो डेंजर का भी कहता है। डेंजर क्या मतलब? वो कहता है बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें उसी तरह से मैप नहीं हो सकती जैसे वो रियल लाइफ में होती हैं। और वो उसके एक बड़ी मज़े की मिसाल देता है। कहता है याद रखिएगा कि जब एक आम यूज़र टाइपराइटर के ऊपर स्पेस का बटन प्रेस करता था, स्पेस की जो बार होती थी उसको प्रेस करता था, तो कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ वहाँ पर एक स्पेस आ जाती थी। वो जो उसका कैरेज था वो थोड़ा सा आगे मूव कर जाता था, और आपके उस वर्ड के बाद या कैरेक्टर के बाद आपको एक स्पेस नज़र आती थी। कहते हैं लेकिन ख्याल कीजिए कि जब यही आइडिया, यही स्पेस का कॉन्सेप्ट या यही मेटाफर कीबोर्ड का हम लेकर आए कंप्यूटर में, तो ख्याल रखिएगा हम कंप्यूटर वालों को पता है जब एक स्पेस दबता है तो इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीनिंग होता है, और वो ये कि अब ये स्पेस ये नहीं कि कुछ नहीं है, नहीं, इस स्पेस के पीछे भी एक एस्की वैल्यू है, एक कोड है जो कि वहाँ पर लिख दिया जाता है। और हम कंप्यूटर वाले लोग जानते होते हैं कि नहीं, यहाँ पर इसका मीनिंग अलग है, यहाँ पर ये कोई वैल्यू है, और वो वैल्यू इज़ द स्पेस वैल्यू। जबकि अगर ओरिजिनल में देखें तो उस मशीन में कोई कैरेक्टर नहीं प्रिंट होता था, कोई स्पेस प्रिंट नहीं होता था। तो वो कहते हैं डेंजर क्या है कि कभी कभी हमें ये लगता है कि कुछ चीज़ें रियल लाइफ वाली हम फुली मैप नहीं कर सकते, तो लिहाजा इस पर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लेकिन फिर वो यही कहता है कि फिर भी ये कीबोर्ड यूज़ हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये हमें फुल फंक्शनैलिटी देते हैं जो हमें चाहिए होती है। तो ये देखिए, ये था मेटाफर। और अब नोट कीजिएगा, मेटाफर आपके हर सॉफ्टवेयर में, आपके ओएस में, विंडोज़ को देख लें, अगर आपने देखना है तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो सबसे बेसिक हम बच्चों को बताते हैं उसको देख लें। कट के लिए क्या सिंबल है, पेस्ट के लिए क्या सिंबल है, आपको फ़ौरन नज़र में आना शुरू होगा, यार वाकई हमें समझ में आ रहा है कि हर आइकॉन, बाज़ ऑब्जेक्ट्स, हर एक की अगर कोई शक्ल बनाने की कोशिश की गई है तो वो कोशिश करता है जहाँ तक मुमकिन हो तो उन ऑब्जेक्ट्स को मेटाफर यूज़ करें, रियल लाइफ से कनेक्ट कर दें। अब ज़रा हम बात करेंगे डायरेक्ट मैनिपुलेशन की। ज़रा एक बात पे गौर कीजिएगा, जब हम डॉस के अंदर कोई भी काम करते थे, अगर मैंने कहा कि मेक, जिसको हम कहते हैं कि मेक डायरेक्टरी, जिसको आप कहते हैं फ़ोल्डर बनाना, राइट, विंडोज़ में फ़ोल्डर कहते हैं, अगर मैं उससे कहूँ कि मेक डायरेक्टरी, तो वो बना तो देता था लेकिन मुझे कुछ बताता नहीं था कि बना या नहीं बना, राइट। तब मुझे फिर सीडी करके जाके उस फोल्डर को देखना होता था, अगर उसके अंदर कुछ कॉपी किया तो फिर मुझे उसके अंदर जाकर देखना होता था कि यार वहाँ पे कॉपी हो गया या नहीं। तो कहते हैं डायरेक्ट मैनिपुलेशन क्या है कि हम अपने विंडोज़ को, अगर मैं मिसाल दूँ, हम कोई भी काम करते हैं तो वो इंक्रीमेंट करता है। मैंने कहा जनाब पाकिस्तान के फ़ोल्डर में जाइए, वो उसके अंदर चला गया। मैंने कहा अब इसके अंदर से आप केपी के फ़ोल्डर में जाइए, वो उसके अंदर चला गया। मैंने कहा पेशावर के फ़ोल्डर में जाइए, वो उसके अंदर चला गया। ज़रा नोट कीजिएगा, मैं इसके अंदर एक एक काम करता जा रहा हूँ और वो मुझे फीडबैक भी दे रहा है, वो मुझको दिखाता जा रहा है कि तुम इसके अंदर आ गए, तुम यहाँ चले गए। अगर मैं कुछ कॉपी करता हूँ, मैंने यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ पे पेस्ट किया, तो मुझे वो पेस्ट होता हुआ नज़र आएगा, डिस्प्ले में मुझे नज़र आएगा। डॉस में जब मैं कॉपी करता था मुझे नज़र नहीं आता था, मुझे जाके उस फोल्डर के अंदर देखना होता था, DIR यानी डायरेक्टरी करता था, तो मुझे वो फोल्डर और फाइल सब दिखाता था।
लेकिन अब मुझे यहाँ पर क्या है डायरेक्ट मैनिपुलेशन में, कि हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट्स नज़र आती हैं विंडोज़ में, हमें आइकॉन्स नज़र आते हैं विंडोज़ में, हम जो भी काम करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी करते हैं तो ड्रैग होता हुआ और ड्रॉप भी होता हुआ हमें नज़र आता है, हमें रिज़ल्ट पता चलता है कहाँ पर गया है, ये कॉपी मैंने कहाँ पर की थी, क्या वहीं पर हुई है, कहीं गलत तो नहीं हो गई, तो लिहाजा हम उसको देख रहे होते हैं। तो क्या कहता है इसका फ़ायदा क्या होता है डायरेक्ट मैनिपुलेशन का, रैपिड फीडबैक मिलते हैं, ये हमें फौरी तौर के ऊपर दिखाता है, कभी कोई गलती हो तो ये हमें कोई एक अलार्म देता है, कोई हमें छोटी सी बीप देता है, हमारी तवज्जो लेता है कि भाई कुछ गलत तो नहीं हो गया, ठीक हो जाए तो हमें फिर एक मैसेज दिखाता है, तो लिहाजा हमें रैपिड फीडबैक मिलता है। विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, इंक्रीमेंटल एक्शन एंड रैपिड फीडबैक, जो मैंने अभी आपसे कहा, मैं पहले एक फ़ोल्डर में जाता हूँ, फिर दूसरे में जाता हूँ, फिर कोई चीज़ उठाता हूँ, कोई फाइल, उसे कहीं और पे कॉपी करता हूँ, तो मैं इंक्रीमेंट करता जाता हूँ अपने कामों को एक स्टेप के बाद एक, मुझे रट्टा नहीं लगाना होता कमांड्स का, मैं देखता हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ कि मैंने ये काम करना है, मैंने इस फोल्डर में जाना है, डबल क्लिक किया, फोल्डर के अंदर चला गया, मैंने कहा यहाँ से मैंने ये उठाना है, उसे कंट्रोल सी किया या कॉपी किया, फिर मैंने एक और फोल्डर खोला, मैंने कहा इधर पेस्ट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर स्टेप पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, मेरे जो एक्शंस हैं इंक्रीमेंटल एक्शंस हैं, और मैं हर चीज़ को होता हुआ देख रहा हूँ, विजुअली भी और कभी ऑडियो के साथ भी, कि ये काम हो गया या ये काम नहीं हुआ या गलत हो गया। तो देखो ज़रा, एक चीज़ तो ये है, नेक्स्ट है रिवर्सिबिलिटी इनकरेजेस द एक्सप्लोरेशन, हमने सारे HCI में चीज़ पढ़ी थी, ये कंट्रोल जी बड़ा अहम है, अगर आप यूज़र को ये वाले खौफ से निकाल दें कि वो कुछ करेगा और कुछ गलत हो जाएगा और वो अनडू नहीं हो पाएगा, वो वापस नहीं आ सकेगा, तो यूज़र कभी भी सिस्टम को एक्सप्लोर नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि हर इंटरफेस पर, हर हम लोग कोशिश करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में जहाँ जहाँ पे मुमकिन हो हम उसको अनडू, कंट्रोल जी या किसी भी और ऑप्शन से उसको पिछली स्टेट में जाने का ऑप्शन देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारा यूज़र है उसके लिए उस सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है, इनकरेज होता है कि ठीक है कुछ भी नहीं होगा, अगर मैंने कुछ गलत कर भी दिया तो मैं इसको रिवर्स कर लूँगा, इसको अनडू कर लूँगा। फिर अगर आप देखिए जो डायरेक्ट मैनिपुलेशन है, जो विम्प की हमारी इन्वायरमेंट है, इसमें एक और चीज़ है सिंटैक्टिक करेक्टनेस ऑफ ऑल एक्शन। ज़रा गौर कीजिएगा, आपके पास जो जो आइकॉन है, हर आइकॉन के पीछे कुछ कमांड्स हैं या कोई कमांड है, जब मैं उसे डबल क्लिक करता हूँ या क्लिक करता हूँ तो इनफैक्ट उसके पीछे लिखी गई, मुझे तो सिर्फ आइकॉन नज़र आ रहा है मेरी आसानी के लिए, लेकिन पीछे तो कोड है, जो ही मैं उसे क्लिक करता हूँ तो वो कोड रन होता है। तो वो देखिए, जब मैं कमांड्स लिखता था डॉस में तो कमांड में टाइप करता था, अगर मैं कमांड की स्पेलिंग गलत कर देता था तो मुझे फिर एक सिंटैक्स एरर आता था कि आपने गलती कर दी है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आइकॉन के पीछे टेस्टेड कोड पड़ा होता है, वो कोड आपने टेस्ट करके देखा हुआ है, उसमें कोई एरर नहीं है। तो क्या फ़ायदा हुआ, मैं जो भी एक्शन करूँ, मैं माई कंप्यूटर प्रेस करूँ, मैं जनाब रिसाइकिल बिन के अंदर जाऊँ, मैं कोई चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी पेस्ट करना चाहूँ, तो क्योंकि मैं कमांड टाइप ही नहीं कर रहा, मैं तो एक्शंस ले रहा हूँ, मैं तो वहाँ से एक्ट कर रहा हूँ, तो फ़ायदा क्या हुआ, सिंटैक्टिक करेक्टनेस, यानी मेरे तमाम एक्शंस जो हैं वो पहले ही उनका सिंटेक्स दुरुस्त होगा और उसमें कोई एरर नहीं आएगा। और कहते हैं इस डायरेक्ट मैनिपुलेशन ने क्या किया है, इसने रिप्लेस कर दिया है लैंग्वेज को, डॉस को, किसके साथ, एक्शन के साथ, क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक। अब देखते हैं ज़रा, वो कहता है मतलब ये है कि पैराडाइम चेंज हुई है, अब लैंग्वेज और एक्शंस अलग हैं, पहले हम लैंग्वेज पे ज़्यादा थे, अब एक्शन पे ज़्यादा हैं। लेकिन अब वो एक बात बताना चाहता है कि अभी भी लैंग्वेज कहीं पर ज़रूरत पड़ सकती है। कैसे, ज़रा इसको देखिए। एक्शन में क्या कहता है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन है, आपकी जो इंटरफेस, जो आपके सॉफ्टवेयर की स्क्रीन है, जो आपके विंडोज़ की स्क्रीन है, जो आपके वर्ड एक्सेल किसी भी एक सॉफ्टवेयर की स्क्रीन है, वो रिप्लेस कर चुकी है अंडरलाइंग सिस्टम को। आपको नहीं पता कमांड्स क्या हैं, आपको नहीं पता कि हो क्या रहा है, लेकिन आप उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हो और आप उन इंटरफेसेस पे बने हुए बटन्स, आइकॉन्स, रेडियो बटन्स, कुछ और ऑप्शंस, आप उनको क्लिक करते हो, उनको ड्रैग करते हो, उनको ड्रॉप करते हो, जो भी उसका काम है, और आप उससे उसकी फंक्शनैलिटी ले लेते हो। तो कहता है इसके अंदर हमें ईजी लगता है ड्यू टू GUI। मैं काम करता जाता हूँ, क्लिक 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 करता हूँ, लेकिन क्या कहता है, डिफ़िकल्ट व्हेन हैव टू रिपीट विद माइनर चेंजेस। बड़े मज़े की बात,
कहता है एक आइकॉन पे वही काम वो कर सकेगा जिसके लिए वो बना है। लेकिन अगर आपने ज़रा सी कोई चेंज्ड आपको रिज़ल्ट चाहिए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आइकॉन अब आपको चेंज्ड रिज़ल्ट नहीं देगा, वो तो वही काम करेगा जिसके लिए उसको बनाया गया था। लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर मैं DIR दिखूं तो मुझे तमाम फोल्डर और फाइल्स दिखाता है। लेकिन अगर मैं, और फ़र्ज़ करें 500 फाइल्स हैं, मैंने DIR किया तो सारी स्क्रॉल करके ऊपर चली गई और मुझे आखिरी 25 फाइलें नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर मैं इसी के साथ इसके एक्शन को चेंज करूँ, माइनर सा हल्का सा, तो मैं DIR/P कर देता हूँ पेज वाइज। अब क्या होगा, वो 500 फाइल्स में से मुझे पहली 24-25 फाइल्स दिखाएगा। जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो अगला पेज दिखाएगा 24-25 का। तो लिहाजा मैं कई फाइल्स को देख सकता हूँ। तो लिहाजा हम बाज़ औक़ात अपने काम को अगर माइनर चेंजेस के साथ हमने करना हो तो हम उसको लैंग्वेज में ज़्यादा आसानी से करते हैं। अगर आपने कहीं पे पिंग करना है नेटवर्क के ऊपर किसी और को, और आपने उसके आईपीस को चेंज करना है, तो यू विल ऑलवेज गो इनटू द डॉस शेल। आपने जाके कमांड लाइन पर जाना है और आप वहाँ से पिंग करते हैं, तो क्योंकि आपने आईपीस चेंज करने होते हैं हर दफ़ा। तो लिहाजा इसके लिए वो बताता है कि हमें यहाँ पर जो टास्क हमने रिपीट करने हैं विद माइनर चेंजेस, उसके लिए लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट बेहतर है। तो ये तो कॉन्सेप्ट है हमारे पैराडाइम्स के। अगले लेक्चर में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।